नमस्कार दोस्तों, प्रतिमा मोरल स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। कपड़े फैलाते फैलाते ही सुजाता ने समय का अनुमान लगाया। सूरज सिर के ऊपर आ गया है। 12 तो बज ही रहे होंगे। रविवार का दिन बस कहने भर का छुट्टी का दिन होता है। उस दिन तो व्यवस्था और भी बढ़ जाती है। नहाते धोते 1 बजना ही था, तभी उसे अपनी सास शांति देवी और मुदिता के जोर जोर से बातें करने की आवाज़ें सुनाई दी। जरूर आज मुदिता फिर से अपनी सास से लड़कर चली आई होगी। मुदिता उसकी छोटी ननद है, जिसका ससुराल इसी शहर में है। जब भी उसकी अपने ससुराल वालों से किसी बात पर कहासुनी होती है, हाथ में सूटकेस उठाए अपने मायके चली आती है। घर में सबसे छोटी और लाडली होने के कारण लड़कर आने पर भी उसके जिमिराना हरकतों के लिए उसे समझाने के बदले शांति देवी बढ़ चढ़कर मुदिता को ससुराल वालों को ढेरे नुक्स निकालती रहती है और उन्हें कोसती रहती है। फिर लड़ाई का दूसरा दिन अध्याय शुरू होता है। मुदिता के पति राहुल को दूसरे दिन बुलाया जाता है और छोटी छोटी बातों पर जो हर घर में समान रूप से घटित होती है, उसके लिए उससे देर तक सवाल जवाब किया जाता है। राहुल के अपने घर का रहन सहन उसके आधुनिक ससुराल की अपेक्षा काफ़ी साधारण था, इसलिए वह थोड़ा अपने ससुराल वालों से वैसे भी दबता था और चुपचाप सारी बातें सहन कर मुदिता को वापस अपने साथ ले जाता। जल्दी से स्नान कर सुजाता रसोई की तरफ लपकी, तभी शांति देवी की नज़र उस पर पड़ गई। सुजाता को सुनाकर तेज आवाज में वे बोली, लो महारानी के पूरे 3 घंटे स्नान समाप्त हुआ, न जाने कौन से उपटन मले जा रहे थे कि घर में तूफान भी आ जाए, पर इन्हें होश ही नहीं रहती। हालांकि उसकी सास अच्छी तरह से जानती थी कि रविवार को हफ्ते भर का ढेर सारा जमा कपड़ा सुजाता को धोना पड़ता था, फिर भी बेटी की भड़ास निकाल रही थी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई थी, इसलिए सुजाता चावल बनाने के लिए पानी चढ़ा डब्बे से दाल निकालने लगी। तभी रसोई के दरवाजे पर खड़े सुधीर की सख्त आवाज़ ने उसे सहमा दिया। सुबह से घर में बैठी जाने कौन सा पहाड़ तोड़ती रहती है कि कोई आए जाए स्वागत सत्कार करना तो दूर की बात, तुम्हें तो मिलने तक की फुर्सत नहीं मिलती। कोई मरे या जिए तुम्हें क्या है, हर समय अपना ही सुख तलाशनी रहती है। 1 बजने जा रहा था, इसलिए मैंने सोचा पहले चावल ही चढ़ा दूं, क्योंकि मम्मी जी ठीक 1 बजे खाना खा लेती है, फिर इत्मीनान से मुदिता से बातें करूंगी। सुजाता के जवाब पर सुधीर के ताने शुरू हो गए। बहुत एहसान है आपका कि छुट्टी के दिन भी 1 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा। घर में कुल जमा 4 ही जन ही हैं, जिसमें सौम्या को अम्मा ही संभालती है, फिर भी दिखाओगे कि दिन भर काम ही करती रहती हो। सुधीर जैसे आया था वैसे ही बड़बड़ाते हुए चला गया। फिर भी दाल चावल चूल्हे पर चढ़ा पीछे पीछे ड्राइंग रूम में आ गई जहाँ सोफे पर मुदिता बैठी आंसू बहा रही थी। वहीं बगल में उसकी साथ बैठे मुदिता के ससुराल वालों के बारे में जली कटी कह रही थी। जैसे ही उसकी नज़र सुजाता पर गई, एक कुटिलता पूर्वक मुस्कान उनके चेहरे पर लक्षित हो उठी। एक हमारे घर की बहू है जो इस घर में बैठी हर सुख भोग रही है, जिसकी कभी उसने अपने पिता के घर में कल्पना भी नहीं की होगी। और एक हमारे घर की बेटी है जो न जाने किस जन्म का पाप भोग रही है। कितना भी अपने ससुराल वालों के लिए करे, उनका मुंह फुला ही रहता है। कितना दिया था हम लोगों ने अपनी बेटी के विवाह में, बहू के परिवार वालों की तरह हाथ हिलाते नहीं भेज दिया था, फिर भी हमारी बेटी एक दिन भी चैन से नहीं रह पाती है। सुजाता बात का रुख पलटने के लिए मुदिता से बोली, चाय पियोगी? वैसे खाना भी तैयार हो ही रहा है। सुधीर बीच में ही बोले, बहुत जल्दी चाय की याद आ गई, यह भी नहीं सोचा कि यह कोई चाय पीने का समय है। पूछ ही लिया, बड़ी मेहरबानी की। अब जाओ जाकर खाना लगाओ, कब से हम सब भूखे बैठे हैं। सुधीर की बातों से सुजाता का सारा प्रेम, सारी सेवाएं और सारी विनम्रता धरी की धरी रह गई और वह उठकर फिर से रसोई में चली गई।
इधर उसकी सास का रोना शुरू हो गया। हमारी तो किस्मत ही खोटी है, बहू मिली तो वह भी किसी ढंग की नहीं, दामाद मिला तो वह भी वैसा ही, हमेशा अपने माँ के पल्लू से ही बंधा रहता है। पति की खुदगर्जी और सास का अन्यायपूर्ण रवैया सुजाता को डंक सा चुभ रहा था। फिर भी वह सारे तिरस्कार और दंश को समेट वह सामान्य होने की कोशिश करती काम में जुटी रही। हर बार की तरह फोन करके राहुल को बुलवाया गया। इस पर राहुल ने आने से साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था मुदिता स्यों ही घर छोड़कर गई है तो स्यों ही लौटकर आए। बहुत दबाव डालने पर भी वह किसी भी कीमत पर मुदिता को लेने आने को तैयार नहीं हुआ। सुधीर ने सभी हथकंडे अपनाए, पुलिस की धमकियां भी दे रहा था, लेकिन मुदिता के पति और ससुराल वाले अपनी जिद पर अड़े रहे। दोनों पक्षों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं हुआ। सुजाता अपने सास और सुधीर को जिद छोड़ समझौता की सलाह देना चाहती थी, लेकिन वह यह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके बोलने का घर वालों पर कोई असर नहीं होगा। उसकी सास ने उस घर में कभी उसके ससुर की तो चलने ही नहीं दी, फिर उसकी क्या बिसात थी। हर एक बात का फैसला शांति देवी ही करती आई थी। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए कुछ ज्यादा ही उदंड और स्वार्थी हो गए थे। मुदिता भी अपने ससुराल में माँ की तरह सब कुछ अपनी मुट्ठी में करने के लिए हमेशा अपनी सास, ननद और पति से उलझती रहती। छोटी छोटी बातों में फोन पर माँ से सलाह लेती और उसके निर्देशानुसार घर चलाने की कोशिश करती। वह जब कभी जरा सा भी बीमार हो जाती, तुरंत माँ का टेलीफोन कर देती और उसकी माँ आफन तापन में पहुंचकर मुदिता को अपने साथ घर ले आती। मुदिता के व्यवहार और घर में माँ की दखलअंदाजी से मुदिता का घर टूटने लगा था। सास और पत्नी की हरकतों से राहुल बुरी तरह खिंच जाता। अपनी सास की जरूरत से ज्यादा दखलअंदाजी उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह मुदिता को समझाने की कोशिश करता तो मुदिता अपना सूटकेस उठाए मायके पहुंच जाती। हर बार किसी न किसी तरह समझौता हो ही जाता, लेकिन इस बार दोनों परिवार अपनी अपनी बात मनवाने के लिए कटिबद्ध थे। यही कारण था कि तलाक तक पहुंच गई। घर में इस बात को लेकर हर समय तनाव की स्थिति बनी रहती। घर के लोगों को बढ़ता तनाव गुस्से के रूप में सुजाता पर बरसता। सुधीर का व्यवहार भी अपनी पत्नी के प्रति थोड़ा ज्यादा ही नरम और रुखा हो गया था। हर छोटी बड़ी बात के लिए वह अपनी पत्नी को ही दोषी ठहराता, प्रताड़ित करता। गुस्सैल तो वह पहले से ही था। बढ़ती परेशानी ने उसे निष्ठुर और अमानवीय भी बना दिया था। एक दिन दाल में नमक तेज हो जाने पर सुधीर का इतना क्रोध हो गया कि सुजाता को गुस्से में इतने जोर से धक्की मारा कि वह सीधे दीवार से जा टकराई और उसके सिर पर गहरी चोट लग गई। सुजाता दुखी मन से अपने कमरे में चली गई। सिर पर लगे चोट से ज्यादा मन पर लगा प्रहार उसे बेचैन कर रहा था। रोते रोते कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। तभी उसके सिर के ऊपर किसी के हाथों को कोमल स्पर्श महसूस हुआ। उसकी नजर अब सामने बैठे मुदिता पर गई। जाने कब से आकर बैठी थी, उसे आभास तक नहीं हुआ। मुदिता धीरे धीरे उसका सिर दबाने लगी। बरबस मिली सहानुभूति से उसकी नजर भर आई। मुदिता ने चुप्पी तोड़ी। एक बात पूछूं भाभी, पहले जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो बिना सोचे समझे मैं भी आपको जाने क्या क्या बोल दिया करती थी, पर अब सोचती इतना सब आप कैसे सहन कर लेती हो? क्या आपको कभी गुस्सा होकर घर छोड़ने का मन नहीं होता? खुशी खुशी कोई नहीं चाहता इस तरह की तिरस्कृत जिंदगी जीना। सच कहूँ तो कभी कभी मेरा भी मन खुशियों को तलाश में भटकने लगता है। दिल चाहता है सब कुछ छोड़कर जिंदगी नए सिरे से शुरू करूं, पर क्या इतना आसान है सब कुछ? विरले को ही जिंदगी ऐसे अवसर देती है, वरना जिंदगी तो हर कदम पर खुद ही एक चुनौती है। कहीं न कहीं तो इस चुनौती को स्वीकारना ही पड़ता है।
तुम्हारे भैया क्रोधी स्वभाव के हैं। परेशानियां उन्हें कभी कभी उदंड और निर्मम भी बना देती है। फिर भी जब इस तरह का क्रोधी, दबंग, उदंड और सिर्फ अपना ही सर्वोच्च स्थापित करने वाला व्यक्ति पति के रूप में मिल जाए तो उसका एकमात्र उपाय उसे छोड़कर भाग जाना या अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू करना ही नहीं होता। मेरे हिसाब से ऐसी परिस्थिति में जीवन की एक चुनौती को स्वीकारना और परिस्थितियों को अपने अनुकूल ढालने की कोशिश करना ही सही रास्ता है। वैसे भी पुरुष होते हैं अहंवादी। उनके दिल में स्यों की अवधारणा इतनी व्यापक होती है कि पत्नी का स्यों उनमें समा ही जाता है। जहाँ तक तुम्हारे भैया का सवाल है, उनका विवेक भले ही कुछ समय के लिए खो जाता है, पर उनके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। उन्हें अपने किए का एहसास रहता है। मेरे साथ दुर्व्यवहार करने के बाद कई दिनों तक मुझसे नजरें नहीं मिला पाते। मेरे बीमार पड़ने पर मेरी देखभाल भी करते हैं। उनके क्रोध में मैंने बहुत कुछ साध लिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन्हें जल्द ही अपनी गलतियों का एहसास दिला सही रास्ता पर ले आऊंगी। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरे मन की दृष्टि कायम रहे। यह जरूरी नहीं है कि हर जगह पति ही दोषी हो। आज का यह सबसे बड़ा सत्य है कि आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती नारियां का स्वभाव अभिमान हद को पार कर रहा है। यही अभिमान छीन भिन कर रहा है। उसकी सहनशीलता को, छोटी छोटी बातों को सम्मान का विषय बनाकर घर टूटने लगा। इस टूटते परिवार की सारी श्राद्धी बच्चों को झेलनी पड़ रही है। सच पूछो तो औरत बरगद की वो छांव है जहाँ बच्चे ही नहीं, घर के बुजुर्ग भी चैन और सुकून की सांस लेते हैं। इसलिए ही शायद प्रकृति ने नारी को इतना सहिष्णु और दिलो दिमाग से अत्यधिक कोमल बनाया है, ताकि रिश्तों की भावना को दिल से महसूस कर वह उसे टूटने से बचा सके। विपरीत परिस्थितियों में नारी अपने अंदर छुपी अदम्य साहस और सहनशीलता से अपने घर का तिनका जोड़कर उसे बिखेरने से बचा लेती है। कौन नहीं चाहता कि उसे सुंदर और समझदार और प्यार करने वाला जीवन साथी मिले, लेकिन जीवन में सब कुछ वही नहीं मिलता जैसा हम चाहते हैं। अगर मनचाहा मिला तो उसे अपने अनुरूप ढालने की कोशिश करना ही समझदारी है, न कि सब कुछ छोड़कर भाग जाने में। कहाँ और किन किन कठिनाइयों से हम भागते रहेंगे। मेरी मानो तो मुदिता, तुम अपने सारे मान अभिमान को भुलाकर अपने ससुराल लौट जाओ। सिर्फ एक बात, पूरी ईमानदारी और धीरज से ससुराल के लोगों के साथ सामंजस्य बैठा जीने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि वे लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। फिर भी अगर कभी अपने परिवार को समेटने में तुम्हारा धैर्य टूटने लगे तो अपने भाभी को याद कर लेना उनके संघर्षों को, जो पिछले 5 वर्षों से वह तुम्हारे मायके को अपनाने के लिए कर रही है। दूसरे ही दिन बिना किसी को बताए मुदिता घर से गायब थी। घर के लोगों को लगा सुबह सुबह मंदिर गई है। देर होने पर सब को चिंता सताने लगी। तभी मुदिता का फोन आया। वह अपने ससुराल चली गई और यहाँ हर तरह से ठीक है। किसी को भी उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1 हफ्ते बाद मुदिता अपने पति के साथ सबसे मिलने मायके आई। दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे थे। आते ही राहुल ने अपनी सास और सुधीर से माफी मांगी और सीधे दोनों सुजाता के कमरे में आ गए। कमरे में आते ही मुदिता सुजाता से लिपट गई। भाभी, आपको किन शब्दों में धन्यवाद दूं? आपने मेरा घर टूटने से बचा लिया। आप नहीं होती तो जिंदगी में न जाने कितने कष्ट झेलती, उसका मुझे खुद भी अंदाजा नहीं। खाने की टेबल पर मुदिता अपनी माँ से बोली, माँ, आज से आप मेरी कोई चिंता नहीं करोगी। मैं अपना घर अपने हिसाब से चलाऊंगी। अगर आपको किसी की भी चिंता करनी है तो भाभी की कीजिए, तभी इस घर में भी सच्ची शांति आएगी। अगर आप लोगों को निष्ठुर व्यवहार सते कहीं भाभी टूट गई तो यह घर पूरी तरह से उजड़ जाएगा। मेरी सास से तो आप आशा रखती है कि वह आपकी बेटी को अपनी बेटी समझे, आपकी बेटी के अधिकार को समझे, तो फिर इन सब बातों से आप भाभी को क्यों वंचित रखती है?
भैया से भी मैं यही चाहती हूँ कि जितनी नसीहतें आप राहुल को देते हैं वे सारी की सारी नसीहतें आपको भी याद रखनी चाहिए। भाभी की सहनशीलता को आप लोग उनकी कमजोरी मत समझिए। रिश्तों को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन्हीं पर नहीं है। पत्नी एक बंधन मात्र नहीं होती, वो ईश्वर और समाज, कुटुंब और माता पिता के आशीर्वाद से पति और परिवार को जोड़कर रखने वाली सेतु है, जिनके मानसिक रूप टूटते ही सब कुछ बिखर जाता है। थोड़ी देर के लिए खाने की टेबल पर निशांति छा गई, मानो सभी के अंदर विचारों का मंथन चल रहा हो। मुदिता के ससुराल जाते ही सुधीर सुजाता को डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करने लगा। सुजाता के बार बार मना करने पर वह मानने को तैयार नहीं था। तभी शांति देवी बोली, अगर बहू डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती है तो उसे कहीं दूसरी जगह घुमा ले। मैं आज खाना खुद ही बनाऊंगी और हाँ, सौम्या भी मेरे पास ही रहेगी। सुजाता को आज पहली बार लगा कि लोग ठीक ही कहते हैं, अगर पूरी लगन और निष्ठा से कोई काम को पूरा करने के लिए ठान लो तो जिंदगी जरूर उसे एक मौका देती है अपने काम को पूरा करने के लिए। बस ज़रूरत होती है थोड़े धैर्य की। तो दोस्तों, आशा है कि ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।